वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश साधना कक्ष में लौटा और बैठ गया। शिष्यों का एक समूह एक बार फिर गर्दनें उठाकर उसके आसपास जमा हो गया। आकाश, आकाश, प्रशिक्षक तुमसे क्या चाहते थे? क्या प्रशिक्षक ने तुम्हें कोई सजा दी? आकाश ने ईमानदारी से जवाब दिया, प्रशिक्षक ने कहा है कि मैं रोज कक्षा के बाद उनसे मिलूं। एक शिष्य ने कहा, जरूर, तुमने चक्र पद्धति की पढ़ाई में ढिलाई की होगी, इसलिए प्रशिक्षक नाराज है और वह चाहते हैं कि तुम पीछे न हटो, इसलिए रोज अभ्यास करो। कुछ शिष्यों ने सहानुभूति व्यक्त की, तब तो तुम सचमुच फंस गए, रोज प्रशिक्षक की निगरानी में चक्र नक्शे बनाने पड़ेंगे। हाँ, यह कितना भयानक है। मुझे तो प्रशिक्षक की बस एक झलक से ही घबराहट होती है, चक्र नक्शे बनाते हुए उन्हें देखना तो दूर की बात है। आकाश ने भी एक गहरी आह भरी। यह देखकर दूसरे शिष्य आकाश को दिलासा देने लगे। आकाश ने आह भरी थी, लेकिन इसका कारण प्रशिक्षक की निगरानी में चक्र नक्शे बनाना नहीं था, बल्कि यह था कि रोज प्रशिक्षक से मिलने के कारण उसके पास भाग्य मिलन के लिए चक्र नक्शे बनाकर आध्यात्मिक पत्थर कमाने का समय कम बचेगा। हालांकि चूंकि प्रशिक्षक ने उससे पूछा था कि क्या वह चक्र निर्माता बनना चाहता है, तो संभावना थी कि वह उसे कुछ मार्गदर्शन देंगे। इस विचार से यह सब अंततः एक अच्छी बात लगी। अगले दिन कक्षा के बाद आकाश समय पर तेजस प्रकाश चोटी पर प्रशिक्षक वर्मा के निवास पर पहुंचा। प्रशिक्षक वर्मा सीधे मुद्दे पर आए और चक्र पद्धति सिद्धांत की प्रारंभिक व्याख्या नामक एक पांडुलिपि आकाश के सामने रखी। चक्र कला के मार्ग में यदि कोई दूर तक जाना चाहता है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इस नींव में न केवल बुनियादी चक्र नक्शों की समझ, लेखन में निपुणता और एक मजबूत दिव्य चेतना शामिल है, बल्कि इसमें साधना जगत का चक्रों पर विद्वत्तापूर्ण शोध भी शामिल है। तथाकथित चक्र कला पर विद्वत्तापूर्ण शोध अनगिनत चक्र विशेषज्ञों के अनुभव और साधना जगत के असंख्य चक्रों के सैद्धांतिक अध्ययन का परिणाम है, जो हमेशा बदलते चक्रों के बीच अपरिवर्तनीय सत्य की तलाश करता है। कुछ साधक चक्र बनाने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन वे विद्वत्तापूर्ण शोध के बारे में कुछ नहीं जानते, और एक बार जब वे उन्नत अध्ययन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वे एक घने कोहरे के समान भ्रमित करने वाले लगते हैं, और वे चक्रों के मार्ग में कोई और प्रगति नहीं कर पाते। मैं स्वयं प्रथम श्रेणी चक्र निर्माता बनने से बस एक कदम दूर हूं। पीठ की अधिकांश विरासत खो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें वे गहन विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ नहीं सिखा सकता जो कुछ बड़े कुलों और बड़ी पीठों के पास हो सकते हैं। लेकिन चक्रों में तुम्हारी वर्तमान विशेषज्ञता के स्तर को देखते हुए यह पर्याप्त होना चाहिए। आकाश सीधा बैठ गया, उसकी अभिव्यक्ति और भी सम्मानजनक हो गई। कृपया मुझे निर्देश दे, प्रशिक्षक। प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया, चक्र पद्धति सिद्धांत की प्रारंभिक व्याख्या खोली और कहा, यह प्रारंभिक व्याख्या चक्रों के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को दर्ज करती है, जैसे आकाश गोलाकार और पृथ्वी चौकोर होने की अवधारणा, अष्ट चक्र स्थान, पंच तत्व उत्पत्ति और संयम, साथ ही एकल चक्र, मिश्रित चक्र और विशाल चक्र की संरचना। चक्र कला ब्रह्मांड के नियमों की अभिव्यक्ति है। बाहरी गोलाई और भीतरी चौकोरपन गोलाकार आकाश और चौकोर पृथ्वी का प्रतीक है। विभिन्न चक्र नक्शों की स्थिति और व्यवस्था अष्ट चक्र के सिद्धांतों का पालन करती है। विभिन्न गुणों वाले नक्शे एक दूसरे को उत्पन्न और संयमित करते हैं। एक अकेला चक्र एकल चक्र के रूप में जाना जाता है। कई एकल चक्रों को मिलाकर एक मिश्रित चक्र बनता है, और एक विशाल चक्र कई एकल और मिश्रित चक्रों को आपस में जोड़कर बनता है। एक विशाल चक्र में अत्यधिक शक्ति होती है, और तथाकथित पीठ रक्षक व्यूहिसी श्रेणी में आते हैं। एक विशाल चक्र में सैकड़ों से हजारों या यहां तक कि दसियों हजार व्यक्तिगत चक्र होते हैं, जिन्हें दर्जनों या सैकड़ों चक्र निर्माताओं द्वारा एक साथ काम करके जोड़ा जाता है। और केवल एक अत्यधिक निपुण चक्र निर्माता ही मुख्य चक्र निर्माता के रूप में कार्य कर सकता है, विशाल चक्र के डिजाइन और उत्कीर्णन का संचालन कर सकता है। एक मुख्य चक्र निर्माता बनना, एक विशाल चक्र को डिजाइन करना और उसका निर्माण करना कई चक्र निर्माताओं के जीवन की अभिलाषा होती है। प्रशिक्षक वर्मा ने भावुकता के स्पर्श के साथ कहा, फिर विषय बदला और जारी रखा, लेकिन इस पर अभी चर्चा करना भविष्य की बात है। एक सामान्य प्रथम श्रेणी चक्र निर्माता बनना भी पहले से ही काफी मुश्किल है। सुनकर आकाश को भी उत्सुकता महसूस हुई। एकल चक्र पहले से ही इतने रहस्यमय थे, अगर हजारों चक्रों वाले एक विशाल चक्र को सक्रिय किया जाए तो वह कैसा दृश्य होगा। प्रशिक्षक वर्मा थोड़े हिचकिचाए, फिर उन्होंने गंभीरता के साथ चक्र पद्धति सिद्धांत की प्रारंभिक व्याख्या आकाश को सौंप दी और बोले, इस प्रारंभिक व्याख्या को अभी ले लो, इसे ध्यान से स्वयं पढ़ो, और याद रखना, इसे किसी और को प्रकट या चर्चा नहीं करना है। इसके बाद प्रशिक्षक वर्मा ने चक्रों के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या की और फिर आकाश को जाने दिया। आकाश शिष्य निवास पर लौटा, उसके हाथ में चक्र पद्धति सिद्धांत की प्रारंभिक व्याख्या की पतली मात्रा थी, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस हो रही थी।
पहली बार उसने साधना विरासत के महत्व को महसूस किया। बिना किसी शिक्षक के इन चीजों को अकेले समझने में पूरा जीवन लग सकता था, और वह सिर्फ एक साधारण शिष्य था। फिर भी प्रशिक्षक वर्मा इतने ईमानदार होकर उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, जिससे आकाश को और भी कृतज्ञता महसूस हुई। आकाश ने अपने मन को शांत किया, चक्र पद्धति सिद्धांत की प्रारंभिक व्याख्या को शब्द दर शब्द पढ़ा, और जो कुछ भी उसे समझ में नहीं आया उसे लिख लिया। अगले दिन प्रशिक्षक से पूछने की तैयारी करते हुए सोने से पहले आकाश ने स्वर्ण पाषाण चक्र नक्शा निकाला, उसके अंदर के चक्र नक्शों को याद किया, आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य चेतना के सागर में शिला पर स्वर्ण पाषाण चक्र का अभ्यास किया। स्वर्ण पाषाण चक्र में केवल 4 चक्र नक्शे थे, जो बहुत मुश्किल नहीं थे, लेकिन नक्शों से परिचित होने और उनका अभ्यास करने में समय लगता था। प्रारंभिक व्याख्या के कारण आकाश को स्वर्ण पाषाण चक्र नक्शा बनाते समय उसके विचार अधिक स्पष्ट लगे। 4 चक्र नक्शों को पश्चिम की ओर क्यों रखा गया था? इसका कारण यह था कि पश्चिम धातु से जुड़ा है, जो स्वर्ण पाषाण चक्र नक्शे के गुणों के अनुकूल है। विशिष्ट रेखांकन विधि में भी त्रिकोणीय आकृतियों का बहुत विचार शामिल था। पहले आकाश केवल चक्र आरेख का अनुसरण करना जानता था, यह नहीं समझता था कि इसे उस तरह से क्यों बनाया गया था, लेकिन अब उसे गहरी समझ प्राप्त हुई। अगले दिन आकाश तेजस प्रकाश चोटी पर गया। प्रशिक्षक वर्मा ने चक्र चर्चाएं से कुछ प्रश्न निकाले और आकाश से पूछे, जिसने हर एक का उत्तर दिया। यह पुष्टि करते हुए कि आकाश ने चक्र पद्धति सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ा है, प्रशिक्षक वर्मा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर आकाश ने कुछ प्रश्न उठाए जो उसने नोट किए थे और प्रशिक्षक वर्मा से पूछे। प्रशिक्षक ने हर प्रश्न का उत्तर दिया, स्पष्ट रूप से अधिक आश्वस्त होकर। तीसरे दिन जब आकाश फिर से गया तो प्रशिक्षक वर्मा ने विशिष्ट चक्रों को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। आकाश के लिए उनका विश्लेषण किया ताकि वह चक्रों के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझ सके। प्रशिक्षक वर्मा ने कई चक्रों से शुरुआत की, जिनमें एकल चक्र नक्शा शामिल था, जिसमें तेज अग्नि चक्र भी शामिल था, जिसे आकाश ने पहले बनाना सीखा था। साथ ही कुछ चक्र भी थे जिनका आकाश ने पहले अध्ययन नहीं किया था। फिर वह 2 नक्शों वाले चक्रों की ओर बढ़े, जो सभी आकाश के लिए नए थे, जिसने ध्यान से सुना। 4 चक्र नक्शों वाले चक्रों में प्रशिक्षक ने पहले दृढ़ भू चक्र का उल्लेख किया, जिसके बारे में आकाश ने पहले परामर्श किया था। हालांकि आकाश इसमें काफी निपुण हो गया था, लेकिन जब उसने अब प्रशिक्षक की व्याख्या सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली समझ सही थी। नक्शे के पीछे के सिद्धांतों की गहन समझ का अभाव था। दृढ़ भू चक्र पर चर्चा करने के बाद प्रशिक्षक वर्मा ने स्वर्ण पाषाण चक्र का उल्लेख किया। स्वर्ण पाषाण चक्र उद्देश्य में दृढ़ भू चक्र के समान है। धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्वों में पृथ्वी धातु को उत्पन्न करती है। इसलिए जब साधक अपनी गुफाओं और कमरों का निर्माण करते हैं तो वे नींव को मजबूत करने के लिए दृढ़ भू चक्र और इमारतों को सुदृढ़ करने के लिए स्वर्ण पाषाण चक्र का उपयोग करते हैं। क्योंकि पृथ्वी धातु को उत्पन्न करती है, चक्रों की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इन 2 चक्रों को एक दूसरे को समझने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। जैसे ही आकाश ने सुना, उसकी समझ अचानक साफ हो गई। प्रशिक्षक वर्मा ने 2 घंटे तक व्याख्यान दिया और फिर कई गृहकार्य सौंपे। आकाश को चक्रों के बीच उत्पत्ति और संयम के कुछ उदाहरण खोजने के लिए कहा, फिर उसे जाने दिया। शिष्य निवास पर लौटने के बाद आकाश हैरान हुए बिना नहीं रह सका। प्रशिक्षक वर्मा द्वारा उद्धृत किए गए कई चक्र वे थे जिन्हें उसने भाग्य मिलन के लिए चित्रित किया था। तेज अग्नि चक्र और दृढ़ भू चक्र का उल्लेख न करें, लेकिन स्वर्ण पाषाण चक्र भी कुछ ऐसा था जिसे रवि बाबू ने उससे बनाने के लिए कहा था। और आज प्रशिक्षक ने विशेष रूप से उसे स्वर्ण पाषाण चक्र नक्शे की व्याख्या की, भले ही यह 5 तत्वों की उत्पत्ति और संयम के बीच के संबंध को समझाने के लिए था। फिर भी यह बहुत संयोग था। क्या प्रशिक्षक और रवि बाबू के बीच कोई संबंध है? क्या प्रशिक्षक को पहले से ही पता चल गया होगा कि मैंने ही भाग्य मिलन के लिए वे चक्र बनाए थे? आकाश ने अपने मन में चुपके से सोचा। आकाश रोजाना अपनी कक्षाओं के बाद प्रशिक्षक वर्मा के पास जाता था ताकि चक्र सिद्धांत का अध्ययन कर सके और चक्रों के बारे में प्रश्न पूछ सके। प्रशिक्षक वर्मा की व्याख्याओं के साथ आकाश ने स्वर्ण पाषाण चक्र बहुत जल्दी सीख लिया और अपनी दिव्य चेतना के सागर में शिला पर बार बार अभ्यास करने की क्षमता के साथ संयुक्त होकर उसे 5 स्वर्ण पाषाण चक्र आरेख पूरे करने में 10 दिनों से थोड़ा अधिक समय लगा। चूंकि उसके पास पर्याप्त समय था, आकाश ने ध्यान से बनाया, इसलिए वह केवल एक बार विफल हुआ और सामग्रियों की लागत में कटौती के बाद लगभग 12 आध्यात्मिक पत्थर कमाए। अपने विश्राम के दिनों के दौरान आकाश ने चक्र रवि बाबू को सौंप दिए, जिन्होंने उनका निरीक्षण करने के बाद संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे भाई के चक्र चित्र उत्तरोत्तर अधिक व्यवस्थित होते जा रहे हैं। आकाश ने रवि बाबू को संदेह की दृष्टि से देखा। किसी कारण से रवि बाबू को उस नजर के नीचे कुछ दोषी महसूस हुआ। उन्होंने खांसा और अपने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर और कुछ नहीं है तो पीठ वापस जाओ। मैं यहाँ काफी व्यस्त हूँ।
आकाश ने एक भी ग्राहक के बिना खाली भाग्य मिलन पर एक नजर डाली और जिज्ञासा से पूछा, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है ना? रवि बाबू, आप किस चीज में व्यस्त हैं? रवि बाबू को लगा कि उनकी प्रबंधन शैली जेन जैसे व्यापार संचालन के बारे में अधिक थी, जो केवल खराब व्यवसाय से मौलिक रूप से अलग थी। लेकिन ग्राहकों की अनुपस्थिति वास्तव में एक नजर में स्पष्ट थी। रवि बाबू थोड़े चिढ़ गए। एक बच्चा क्या जानता है? मैं यहाँ जो व्यवसाय करता हूँ वह महत्वपूर्ण है। मेरे पास ग्राहक हो या न हो, मैं व्यस्त हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ तो मैं व्यस्त हूँ। ठीक है रवि बाबू, आप अपना काम जारी रखें, मैं चलता हूँ, आकाश ने कहा। आकाश ने विदा ली और कुछ कदम चल चुका था जब वह अचानक मुड़ा और पूछा, वैसे रवि बाबू, क्या आप प्रशिक्षक वर्मा से बहुत परिचित हैं? रवि बाबू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ और उन्होंने कहा, वास्तव में नहीं। हम सिर्फ कुछ सहकर्मी पीठ सदस्य सौहार्द साझा करते हैं। उनका स्वभाव खराब है और वह बहुत जिद्दी है। बहुत से सामान्य लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कई सालों से संपर्क में नहीं थे, लेकिन हम कुछ दिन पहले संयोग से मिले और हालचाल जानने के लिए चाय पी। ओह, आकाश ने गहरे अर्थ के साथ ओह कहा। एक कहता है कि वह करीबी नहीं है, फिर भी ऐसी परिचय के साथ बोलता है। यह एक गहरी परिचितता को इंगित करता है, कम से कम हल्का परिचय नहीं। रवि बाबू ने जल्दी से हाथ हिलाए, जल्दी करो, मेरे व्यवसाय में बाधा मत डालो। आकाश भाग्य मिलन से निकला, अपने आप में सोच रहा था। ऐसा लगता है कि रवि बाबू और प्रशिक्षक वर्मा का कोई गुप्त संबंध है। उसके बाद आकाश ने एक नीरस और साधारण पीठ जीवन व्यतीत किया। रोजाना कक्षाओं में भाग लेता था, कक्षा के बाद प्रशिक्षक वर्मा से चक्रों पर सलाह लेता था, शिष्य निवास पर वापस चक्र चित्रित करता था और आधी रात के बाद दिव्य चेतना के सागर में क्षतिग्रस्त शिला पर चक्रों का अभ्यास करता था। सरल फिर भी संतुष्टिदायक। आकाश के चक्रों में कौशल लगातार उन्नत हुआ और उसकी दिव्य चेतना भी गहरी होती गई। कम से कम वह स्वर्ण पाषाण चक्र के 4 चक्र नक्शों को आराम से चित्रित कर सकता था और यह अधिक से अधिक सहज होता गया। अब दिव्य चेतना की कमी महसूस नहीं होती थी। रवि बाबू के चक्रों के आदेश कुछ बार बदले, हर बार इस बहाने के साथ कि बाजार की स्थितियां बदल गई हैं। हम अब पिछले चक्रों को स्वीकार नहीं करेंगे, आपको नए चक्र बनाने होंगे। और फिर आकाश को नए चक्र आरेख प्रदान किए। जब प्रशिक्षक वर्मा चक्र सिद्धांत पर निर्देश देते थे तो वह सुविधाजनक रूप से रवि बाबू द्वारा दिए गए चक्रों की आकाश को व्याख्या करते थे, व्यवहारिक रूप से उसे चम्मच से खिला रहे थे। इसने अनिवार्य रूप से आकाश के संदेह की पुष्टि भी कर दी कि रवि बाबू और प्रशिक्षक वर्मा का निश्चित रूप से एक संबंध होना चाहिए, और संभावना है कि प्रबंधक और प्रशिक्षक दोनों को उन चक्रों के बारे में पता था जिन्हें उसने भाग्य मिलन के लिए चित्रित किया था। हालांकि सभी मौन रहे और आकाश ने भी अनजान होने का ढोंग किया। जिस बात ने आकाश को हैरान किया वह यह था कि प्रशिक्षक उसके प्रति इतना चौकस क्यों था, चक्रों के बारे में अनंत प्रश्नों का उत्तर दे रहा था और रवि बाबू इतनी सुविधाएं क्यों प्रदान कर रहे थे। क्या यह वास्तव में सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि चक्रों में उसकी प्रतिभा असाधारण थी? बाद में आकाश ने मनन किया और महसूस किया कि शायद वह अधिक सोच रहा था। प्रशिक्षक वर्मा एक कठोर और गंभीर व्यक्ति थे जो शिक्षण और चक्रों दोनों में बारीक थे, और उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों से ज्ञान नहीं छिपाया। आकाश पर उनका विशेष ध्यान निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा को संभालने की इच्छा से उत्पन्न हुआ होगा। इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे और उनका जीवन व्यर्थ में बीत जाए। वास्तव में उम्मीद कर रहे थे कि आकाश चक्रों के अध्ययन में महत्वपूर्ण प्रगति कर सके। रवि बाबू का प्रशिक्षक वर्मा के साथ एक संबंध था और यह निश्चित रूप से प्रशिक्षक वर्मा के अनुरोध पर रहा होगा कि उन्होंने आकाश के लिए उत्तरोत्तर चक्र बनाने की व्यवस्था की थी। आकाश ने चुपचाप अपने दिल में दोनों व्यक्तियों की दयालुता को नोट किया। हालांकि आकाश अभी भी केवल निम्न स्तर के तीसरे चरण का शुद्धिकरण साधक था, वह बहुत कुछ करने में असमर्थ था। भले ही वह उनकी दयालुता का बदला चुकाना चाहता था, वह केवल भविष्य तक ही इंतजार कर सकता था। 2 और महीने बीत गए और स्वर्ण पाषाण चक्र के अलावा आकाश ने कीचड़ रेत चक्र, दलदली रेत चक्र और हवादार चक्र भी सीखे। चक्रों को चित्रित करने से उसने जो आध्यात्मिक पत्थर बचाए थे उन्हें जोड़कर उसने 180 पत्थरों से अधिक जमा कर लिए थे। आकाश ने 200 आध्यात्मिक पत्थर बचाने की योजना बनाई और फिर एक मध्यम स्तर की निम्न स्तरीय साधना तकनीक चुनने की योजना बनाए। इससे उसके माता पिता का बोझ बहुत कम हो जाएगा। एक बार जब उसने पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर जमा कर लिए और एक उपयुक्त साधना तकनीक चुन ली तो उसने अपने माता पिता को सूचित करने की योजना बनाई, जो निश्चित रूप से खुश होंगे। लेकिन इससे पहले कि आकाश पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर बचा पाता, घर पर मुसीबत आ गई। एक दिन रस निर्माण कक्षा के दौरान प्रशिक्षक वर्मा ने अचानक आकाश को बुलाया। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने आकाश को बताया कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और उसे उससे मिलने के लिए घर भागने का आग्रह किया।
आकाश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वह हड्डियों तक ठंडा हो गया। आकाश ने प्रशिक्षक से कुछ दिनों की छुट्टी का अनुरोध किया, फिर जल्दी से घर वापस भागा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा बंद था। आकाश ने कई बार दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जैसे वह चिंतित हुआ, पड़ोसी की चाची शोर सुनकर बाहर निकली और बोली, क्या तुम हो आकाश? यांग चाची, मेरी माँ। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार है और खुबानी वन हॉल में वृद्ध श्रीमान फैंग द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। जल्दी करो और उनसे मिलने जाओ। आकाश ने उन्हें बार बार धन्यवाद दिया, फिर खुबानी वन हॉल की ओर भागा। खुबानी वन हॉल आसपास का एकमात्र गोली गोदाम था। निवास में एक गोली निर्माता के साथ चोटों या बीमारियों वाले अधिकांश साधक एक गोली निर्माता से उनकी जांच कराने और उनकी चोटों को ठीक करने या उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए गोलियां बनाने के लिए गोली गोदाम में जाते थे। खुबानी वन हॉल के वृद्ध श्रीमान फैंग सिद्धेश्वर नगर में एक प्रसिद्ध गोली निर्माता थे, जिन्होंने अपना आधा से अधिक जीवन रस निर्माण मार्ग के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। अपने बाद के वर्षों में मूल्यांकन पास करने के बाद वह एक सच्चे प्रथम श्रेणी गोली निर्माता बन गए, जो सिद्धेश्वर नगर में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त कुछ गोली निर्माताओं में से एक थे। इसके अतिरिक्त वृद्ध श्रीमान फैंग सिद्धेश्वर नगर में एकमात्र गोली निर्माता थे, जो प्रथम श्रेणी गोली निर्माता बनने के बाद भी खुले साधकों के लिए बाजार शहर में एक दुकान खोलने और मरीजों पर ध्यान देने के लिए तैयार थे। जब आकाश खुबानी वन हॉल पहुंचा तो वृद्ध श्रीमान फैंग पहले से ही मौजूद थे, मरीजों का इलाज कर रहे थे। वृद्ध श्रीमान फैंग एक पुराने, थोड़े फीके काले साधना चोंगे में कपड़े पहने हुए थे। सफेद बालों और दाढ़ी के साथ और एक मिलनसार अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने आकाश को देखा और अपने सामने के मरीज से कुछ शब्दों में क्षमा मांगी, फिर आकाश को पास आने का इशारा किया। आकाश ने जल्दी से आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और कहा, नमस्ते फैंग दादाजी। मेरी माँ। वह वृद्ध श्रीमान फैंग ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, अच्छे बच्चे, मैंने तुम्हारी माँ की बीमारी की जांच की है। हालांकि यह काफी गंभीर है, उसका जीवन खतरे में नहीं है। तुम निश्चिंत हो सकते हो। तभी आकाश ने राहत की सांस ली। हालांकि होश में आने पर उसे सूखा मुंह और जल रहा गला महसूस हुआ। आकाश बचपन से ही कमजोर रहा था। जल्दी में होने और बहुत तेज दौड़ने के कारण वह अब अचानक रुकने से पूरी तरह से पसीने में तर था। वृद्ध श्रीमान फैंग ने अपना दायां हाथ हल्के से आकाश की पीठ पर रखा, उनकी हथेली से एक मंद नीला प्रकाश चमका, कुछ आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित करते हुए, और आकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक वसंत की हवा उसके अंगों में बह गई हो, तुरंत उसकी सांस को आसान बनाते हुए। फिर वृद्ध श्रीमान फैंग ने हल्की चाय का एक कप डाला और निर्देश दिया, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पियो। वृद्ध श्रीमान फैंग के निर्देशों का पालन करते हुए आकाश ने धीरे धीरे धुंधली चाय पी, जब तक कि उसकी सांस एक बार फिर सहज नहीं हो गई।